फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और हमारी जो क्लास है हमारा वो 8th क्लास के लिए है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए किसी भी कौशल के ऊपर, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो पाठ्य योजना बना के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर पाठ्य योजना की संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 34 यानी कि 34। ये आपको हिंदी की 34वीं पाठ्य योजना देखने को मिलेगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। और बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में ये पाठ्य योजना आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी है 8वीं, वर्ग है अ, विषय है हिंदी का, उप विषय है गद्य। कालांश और द्वितीय यानी कि सेकंड पीरियड में हम जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि है 35 मिनट का और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना क्लास में पढ़ाई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है काकी। काफ़ी लोगों ने इस प्रकरण के ऊपर रिक्वेस्ट की थी, तो आज उन सभी के लिए यहाँ पे कुछ देर हो गया है, 1 हफ्ते लगभग हो गए हैं, क्योंकि बीच में एग्जाम्स थे मेरे, उस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा प्रकरण है, कम से कम 8 से 10 बच्चों ने इस प्रकरण के ऊपर रिक्वेस्ट किया था, तो वो सारे लोग देख लीजिएगा वीडियो। अब हमारा है सामान्य उद्देश्य। अगली हेडिंग हमारी जो है वो सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य उद्देश्य में आपका, आप सभी को पता होगा, जो आपका विषय और उप विषय होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आपको विकास करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है सब्जेक्ट जो आपका है उसको पढ़ाने के बाद, इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों का हिंदी के प्रति रुचि, छात्रों को का हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कहानी सुनाकर भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को हिंदी कहानी सृजन की प्रेरणा प्रदान करना। और 5वां पॉइंट है हिंदी कहानी के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना। अब इसके बाद आता है हमारा अगला यहाँ पे हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। आपका जो टॉपिक है काकी, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, क्या विकास होगा इस कहानी को सुनने के बाद, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट लिखा है विद्यार्थी काकी नामक कहानी के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस कहानी के माध्यम से एक छोटे बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम को जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में इस कहानी के माध्यम से अपने माता पिता के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होगी। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में उन सभी चीज़ों के बारे में आप लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखना है। पूर्व ज्ञान लिखना, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब आता है आपका अगला हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें पूर्व ज्ञान के ऊपर ही प्रश्न बनाए, कठिन क्वेश्चन ना बनाए। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना होता है कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना है, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। कम से कुछ बच्चे होते हैं 2 ही प्रश्न में अपना प्रकरण निकलवा देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 7-8 क्वेश्चन तक ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं आप, और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक। और तीसरा, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, इसी तरीके से। इसमें देख लीजिए 3 कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्राध्यापक कथन की जगह पे अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, बस इतना अंतर है। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, बच्चों आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे घर में। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, आपके घर में कौन कौन रहता है, बच्चे बता देंगे सभी के घर में मम्मी पापा भाई बहन लगभग रहते हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा, इनमें से आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो ज़्यादातर घरों में आप सभी को पता है कि माँ ही खाना बनाती है, तो यहाँ पे कोई न कोई बच्चा आपकी क्लास में आंसर देगा माँ। चौथा प्रश्न फिर बनेगा, माँ को आप लोग और किन किन नामों से जानते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो अलग अलग नाम से बोलते होंगे अपनी मम्मी को, उस नाम से बोलेंगे, मम्मी, अम्मा, काकी, मॉम इत्यादि। कई आंसर मिलेंगे इसके भी आपको। यहाँ से अब काकी आपको पढ़ाना है इस चैप्टर को, तो काकी उठा लीजिए। काकी नामक कविता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, नहीं पढ़े हैं इसके बारे में। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, शांत हो जाएंगे वो। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलिए आप। छात्रों, आज मैं आपको काकी नामक कहानी के बारे में बताऊँगा। अब आप अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं।
तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, उसमें आपको टोटल यहाँ पे 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएँ, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और पाँचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे प्रथम अनुमिति लिखिए। अगर आप 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं वैसे, एक ही दिन में आप खत्म कर लेंगे, तो प्रथम अनुमिति लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहें अगर आपको तो लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कहानी के शुरुआत की थोड़ी सी पंक्तियाँ लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया उस दिन। कहानी की शुरुआत की लाइन है और लास्ट की लाइन है और ताका करता, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अपना आदर्श वचन बोलिए। छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित आरोह अवरोह, लय, गति और भाव के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेगा। छात्र वाले कॉलम में लिखे, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अपना अनुकरण वाचन बोलिए बच्चों को करने के लिए। छात्राध्यापक छात्रों द्वारा उचित लय, गति, आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए अनुकरण वाचन कराएगा। छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे, यानी कि जो जिस तरीके से पढ़ा रहेगा छात्राध्यापक, उसी तरीके से छात्राध्यापक की तरह छात्र छात्राएँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे उच्चारण अभ्यास है। उच्चारण अभ्यास में देख लीजिए लिखा गया, छात्राध्यापक बच्चों को कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएगा। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे सामने की तरफ, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे कठिन निवारण शब्द है एक तरफ अर्थ है। कोहराम का यहाँ पे आपको शब्दों के जो कठिन शब्द आप पढ़ा रहे हैं उसमें कठिन शब्द भी आ रहा होगा, उसमें से उसका उसका अर्थ बताते रहिए। कोहराम का अर्थ है रोना पीटना, करुण का अर्थ है दीन, अनमना का अर्थ है उदास, विलाप का अर्थ है रोना, प्रफुल्ल का अर्थ है खिला हुआ। इसी तरीके से आप और भी अगर शब्द आपको मिले कठिन तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि लिख दीजिए, यहाँ पे व्याख्या दे रहे थे। अब यहाँ पे बोध प्रश्न पूछे बच्चों से। श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा, तो बच्चे बता देंगे उसने घर में कोहराम देखा। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, श्यामू की माँ कहाँ थी, बच्चे बता देंगे श्यामू की माँ ज़मीन पर लेटी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, श्यामू ने लोगों से क्या कहा, ये समस्यात्मक है, अभी नहीं पढ़ाया आपने तो अभी नहीं आंसर दे पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा इसका विधि लिखिए, प्रश्नीकरण विधि। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे आप देख लीजिए, यहाँ पे उसकी व्याख्या करनी है आपको। अब इस जो आपने पढ़ा है अभी जो वाचन किया है उसका यहाँ पे व्याख्या देना है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम श्यामू था, एक रोज जैसे ही सुबह जगा उसने देखा घर में सभी लोग रो रहे हैं तथा उसकी माँ ज़मीन पर लेटी है तथा लोग उसको कपड़े से ढके हैं। जब लोग उसकी माँ को श्मशान ले जाने में जलाने के लिए ले जा रहे थे तो उसने वहाँ बड़ा ही उत्पात मचाया और कहा कि मेरी माँ सो रही है, इस तरह आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। बच्चे छात्र वाले कॉलम में लिखना है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कहानी को। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए इसको। और यहाँ पे श्यामपट्ट पे देख लीजिए जो आपने व्याख्या दी है उसी को लिख दीजिए श्यामपट्ट पे और उसी को बोल दीजिए बच्चों को कि छात्र व्याख्या को अपनी कॉपी में नोट करेंगे इस चीज़ को, ठीक। अब यहाँ पे आता है लास्ट में बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में बच्चों से पूछिए आप, जो एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं बोध प्रश्न में, 2 से 3 प्रश्न जो आपने व्याख्या दिया है उससे बोध प्रश्न पूछिए कि बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। ये सारी चीज़ें से पता चल जाएंगी आपको। तो बोध प्रश्न में पूछा गया श्यामू की माँ को लोग कहाँ ले जा रहे थे, तो बच्चे बता देंगे श्यामू की माँ को लोग श्मशान ले जा रहे थे। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। और यहाँ पे लास्ट में आता है मौन वाचन, यानी कि बच्चे शांत होकर मन में उस चीज़ का जो आपने पढ़ाया है उसको मन वाचन करेंगे उसका। छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने के लिए कहेगा, छात्र उसका अनुकरण मतलब उसकी आज्ञा पालन करेंगे, छात्र मौन वाचन करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ एक पैरे का अर्थ बताया है, इस तरीके से 3 पैरे उस चैप्टर में है। तो अगर आप एक पैरा पढ़ाना चाहते हैं तो एक पैरा ही पढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरा पैरा पढ़ा दीजिए, लेकिन उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको आप शुरुआत से लेकर अंत तक लिख दीजिएगा और अर्थ आप शुरुआत से लेकर अंत तक बता दीजिएगा कहानी का, ठीक। अब आता है उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देख लीजिए यहाँ पे कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है श्यामू की माँ कहाँ लेटी थी, इसका बच्चे आंसर आराम से दे पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ाया हुआ है। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा श्यामू ने लोगों से क्या कहा। तो उसके बाद आता है लास्ट हमारा कार्य, यहाँ पे गृह कार्य। आपको पता है कि लेसन प्लान का सबसे लास्ट कार्य क्या होता है, लास्ट हेडिंग गृह कार्य होता है, ठीक। गृह कार्य आपको जरूर देना चाहिए कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो, क्योंकि गृह कार्य देने से बच्चे घर पे जाके उसका रिवीजन करते हैं जो आपने पढ़ाया है, जिससे उनको आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा। जब घर पे जाके कोई चीज़ आप रिवाइज करेंगे पढ़ाने के बाद तो वो ज़्यादातर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गृह कार्य जरूर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए गृह कार्य दिया गया है, इस कविता से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिख कर ले आना है।
वो अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। आप क्लास में एक बार चक्कर लगा के देख लीजिए कि किसी बच्चे को होमवर्क नोट करने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को, उसकी हेल्प करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो आज का लेसन प्लान, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बिल्कुल फ्री है ये काम, और उससे पता चल जाए आपको कि यह वीडियो अपलोड हो गई, उसको देख के आप लाभान्वित हो सकें, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।